Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with our daily current affairs. So जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि करंट अफेयर्स आपको मैं कोशिश करूंगा कि पर डे 8 बजे से पहले ही मिल जाए। आज भी मेरा यह कोशिश जारी है, बट पता नहीं नेट की थोड़ी सी समस्या चल रही है। सो हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लेट हो, बट मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफी पहले। चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। और हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा द हिंदू के एडिटोरियल के वोकैब का भी लेक्चर आता है पर डे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वोकैब में, जो लोग एसएससी या बैंकिंग जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए वोकैब काफी इंपॉर्टेंट है, वो उस लेक्चर को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर जाके आप प्लेलिस्ट से भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने जो आपसे सजेशन मांगा था कि कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर, क्या आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाए, तो वो भी आप बताएं। चलिए चलते हैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन पे। यूएसए हमेशा की तरह टॉप पे बना हुआ है, ब्राजील उसके बाद, और इंडिया तीसरे स्थान पर बना हुआ है 1.85 मिलियन केसेस के साथ। टोटल डिसीज हुए हैं 38,971, यानी कि अप्रोक्स 39,000। इंडिया में सबसे टॉप पे बना हुआ है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जिसमें अराउंड 4.5 लाख, 2.6 लाख, 1.6 लाख केसेस आ चुके हैं। और डब्ल्यूएचओ ने ऐसे भी बोल दिया कि नियर फ्यूचर में कोरोना का इम्पैक्ट कम होने की कोई संभावना नहीं है। इससे बचने का बस इकलौता उपाय है कि आप सावधानी बरतें। चलिए चलते हैं हमारे रेगुलर न्यूज की ओर। सबसे पहला पेज, कुछ खास नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए कि ये राजस्थान की पॉलिटिक्स है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अयोध्या का भूमि पूजन है 5 अगस्त को, उससे रिलेटेड है कि स्टेज पे कौन कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी और आरएसएस चीफ भागवत जी के साथ। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ग्रेजुएटी पीरियड को 5 साल से घटा के 1 साल का करने का सजेशन दिया जा रहा है। योगा और जिम क्लासेस को ओपन करने की बात तो कही जा रही है, बट कुछ एक रिस्ट्रिक्शन के साथ, और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन में इसे पूरी तरह से क्लोज रखने की बात की जा रही है। स्पेस एक्स जो कि नासा के क्रू को लेकर स्पेस में गया था, वो 2 मंथ की जर्नी के बाद धरती पर वापस आ चुका है। इस न्यूज को हम लोग देखेंगे। पलानीस्वामी यानी कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर, इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और कोई एक लोकल लैंग्वेज आता है। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु के पीपल तमिल लैंग्वेज से काफी ज्यादा अटैच्ड हैं, सो वो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को ही फॉलो करना चाहते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज की ओर, जो कि है स्पेस एक्स विथ नासा क्रू इज बैक होम। यानी कि स्पेस एक्स कंपनी किसकी है आपको पता है? इलॉन मस्क की कंपनी, जो कि स्पेस के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को काफी कम कर देती है। इस बार नासा क्रू के 2 मेंबर को लेके ये स्पेस में गई थी। लगभग 64 डेज के बाद ये वापस धरती पर आ चुका है, यानी कि अब हम लोगों का भी स्पेस पर जाने का रास्ता क्लियर हो गया है। अब ये बहुत जल्दी स्पेस टूर लोगों को भी कराएगा। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि ये टेस्ट पायलट कौन कौन गए थे। एक थे डॉ हर्ले और दूसरे थे बॉब वेहकिन। ये दोनों गए थे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम है इंडेवर। इस नाम को याद रखिएगा कि कौन से कैप्सूल के साथ गए थे, इंडेवर, जो कि स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल है। ये कैप्सूल मतलब खाने वाला ये कैप्सूल नहीं है, उनको जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उनको जो लेके गया था, उसका नाम है ये इंडेवर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बस वही इंपॉर्टेंट है कि कौन 2 साइंटिस्ट गए थे नासा के, और ये कौन सी कंपनी ले गई थी स्पेस एक्स। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक, स्पेस एक्स का पूरा नाम है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प। देख सकते हैं नाम ऊपर पे लिखा हुआ है। ये किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की कंपनी है, जिसको 2002 में बनाया गया था। और सिर्फ इलॉन मस्क की ये कंपनी स्पेस एक्स, जो बोला जाता है कि वर्ल्ड में इकलौती ऐसी कंपनी है जो स्पेस जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सबसे ज्यादा कम कर देता है। इनका काफी सारा सैटेलाइट भी है, काफी सारे लॉन्च व्हीकल भी हैं, जैसे कि नीचे देख सकते हैं आप लोग, ड्रैगन कार्गो स्पेसक्राफ्ट, ड्रैगन 2, स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, काफी सारे इनके लॉन्च व्हीकल्स हैं, जो कि आइदर रॉकेट को या फिर अब तो इंसानों को भी ये स्पेस में ले जाने की बात कर रहे हैं, और जल्द ही ये ह्यूमन को भी टूर कराएंगे स्पेस की। और हाँ, एक न्यूज यहाँ पर से ये और भी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इसको धरती पर आने में सिर्फ 1 दिन का टाइम लगा। चलिए चलते हैं अपने सेकंड न्यूज की ओर।
इम्पार्टिंग एजुकेशन टू ट्राइबल्स इन देयर लैंग्वेज वुड नॉट बी हार्ड। और ये न्यूज है कहाँ का, उड़ीसा का ये न्यूज है। आपको पता है कि उड़ीसा जो है ना सबसे मोस्ट डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज वहां रहती है। अराउंड अगर काउंट किया जाए तो 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी रहती है आपके उड़ीसा में, यानी कि ये इंडिया को सबसे मोस्ट डाइवर्स बनाता है। किस केस में, ट्राइबल कम्युनिटीज के केस में। और काफी सारे देख लीजिए यहाँ कम से कम 13 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि पीवीटीजीज भी अराउंड 13 है। तो इन्होंने क्या कहा है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये सजेशन दिया गया है कि लोकल लैंग्वेज में ही ट्राइबल कम्युनिटी का जो लोकल लैंग्वेज होता है उसी में उसको शिक्षा देना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसको वो लोग काफी अच्छे तरीके से कैच भी कर सकते हैं। उनके लिए या तो उड़िया, हिंदी, इंग्लिश ये सब काफी मुश्किल है, इसको सीख पाना उनके बस की बात नहीं है। सो वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन जो होगा आपका उनके मदर टंग में होगा। वो लोग जिस लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाई दी जाएगी। चलिए, जब उड़ीसा का एक न्यूज आ ही गया है तो यहाँ पर से आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज किस स्टेट में है, उड़ीसा में है। कितने ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, अराउंड 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज। उसमें पीवीटीजीज कितने हैं, यानी कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कितने हैं, 13 हैं। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पीवीटीजीज क्या होते हैं कि वो पूरे इंडिया बेस्ड नहीं होते हैं, वो कुछ एक स्पेशल एरिया बेस्ड होते हैं जो कि मैन कोर्स यानी कि मैन लोगों के साथ नहीं मिले रहते हैं, मैन फ्रेम में नहीं आए रहते हैं। कुछ एक ट्राइबल कम्युनिटी आजकल क्या हो गई है कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगी है, लेकिन ये पीवीटीजी ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहते हैं, ये अपने में ही अपना संसार बिताते हैं। चलिए अब बैकग्राउंड न्यूज थोड़ा सा देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। चलिए मैप में खोजिए कहाँ है उड़ीसा। चलिए मिल गया, ये रहा हमारा उड़ीसा। नेबरिंग स्टेट सबसे पहले देखते हैं, एक तरफ छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और दूसरी यहाँ आंध्रा। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन देता है क्या तेलंगाना और उड़ीसा नेबरिंग स्टेट है, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं उड़ीसा की बाउंड्री यहीं तक है, उसके बाद ये फिर आंध्रा की बाउंड्री है, उसके बाद ये तेलंगाना आती है। तो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में शायद पूछा भी गया है कि क्या तेलंगाना उड़ीसा की बाउंड्री एक दूसरे को टच करती है, बिल्कुल टच नहीं करती है। चलिए थोड़ा सा और स्टैटिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इसको उड़ीसा कर लीजिए। द मैन फोक डांस ऑफ उड़ीसा, छऊ ओडिसी, ये उसका मैन फोक डांस है। वहां के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी, सीएम है नवीन पटनायक। वहां का स्टेट एनिमल है सांबर डियर, स्टेट बर्ड है इंडियन डॉलर। ये इंडियन डॉलर हम लोग उसको नीलकंठ बोलते हैं ना, नीलकंठ जैसा ये पक्षी होता है, उससे थोड़ा सा छोटा होता है। गूगल में आप लोग सर्च करके इसको देख सकते हैं ये कैसा दिखता है। चलिए एमजी नरेगा रनिंग आउट ऑफ फंड, यानी कि अभी पेंडेमिक की सिचुएशन हुआ है, सारे लोग सारे जितने वर्कर हैं अपने अपने घर की ओर वापस आए थे, तो गवर्नमेंट को सजेशन दिया गया था कि एमजी नरेगा के फंड को बढ़ाया जाए जो कि लोग अपने घर में ही काम को प्राप्त कर सकें। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि अराउंड 50% जो एलोकेशन है, जो कि फंड का एलोकेशन किया गया था एमजी नरेगा के तहत, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर भी दिया हुआ है कि 48,500 करोड़ जो है आउट ऑफ 1 लाख करोड़ ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुके हैं। और अभी पेंडेमिक का सिचुएशन भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, यानी सोचिए कितना बुरा हाल है। चलिए तो ये हमारा एक स्टैटिक डायनेमिक न्यूज हो गया। अब चलिए इसका स्टैटिक पोर्शन देखते हैं कि एमजी नरेगा होता क्या है। एमजी नरेगा को किस ईयर लाया गया था, 2005 में लाया गया था, जिसका नाम था महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको नरेगा भी बोला जाता है। और बाद में इसका नाम कर दिया गया एमजी नरेगा। ये इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी मेजर को ध्यान में रखते हुए राइट टू वर्क प्रोवाइड कराता है, यानी कि आपका ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है। ये किसके सरकार में दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके अंदर में इस एक्ट को लाया गया 2005 में। चलिए एमजी नरेगा का मेन एम क्या है, 100 डेज का आपको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देगा, और वो भी आपके लोकल एरिया में, आपको ज्यादा दूर जाके काम करने का जरूरत नहीं है। अगर आप अनस्किल्ड लेबरर हो तो आपको आपके ही गांव के आसपास 100 डेज का साल भर में गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा सुप्रीम कोर्ट हैज ब्राजीलियन एक्यूज ब्रेक लैंग्वेज बैरियर। ये एक इशू आया हुआ था कि एक ब्राजीलियन नेशनल थे जो कि सिर्फ पोर्तुगीज लैंग्वेज ही बोलते थे, और चूंकि वो तमिलनाडु में कैद हैं
उनको उनके ऊपर कोई ड्रग का केस लगाया गया है। उनका आज तक 2016 से लेके आज तक काफी सारे हियरिंग हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए अराउंड 90 कोर्ट हियरिंग हो चुके हैं। अब उन्होंने आज तक एक भी वर्ड नहीं समझा है। क्यों? क्योंकि उधर या तो लोकल लैंग्वेज में होगा, या इंग्लिश में होगा, या हिंदी में होगा। इंडिया में आप इसी 3 लैंग्वेज को मान सकते हो, बट जबकि वो बंदा पुर्तगाली छोड़ के कोई और लैंग्वेज बोल ही नहीं सकता। तो इनफैक्ट उनके जो वकील हैं वो भी उससे कम्युनिकेट नहीं किए कर सकते थे। तो पहले कई बार बोला गया कि तमिलनाडु में कोई ब्राजीलियन कम्युनिटी को के मेंबर को भेजा जाए ब्राजील देश से, जो कि पुर्तगीज को जानता हो, बट वहां की सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि तमिलनाडु में कोई भी ब्राजील के लोग नहीं है, मतलब कि कोई भी ऐसे लोग नहीं है ब्राजील के जो कि पुर्तगीज लैंग्वेज को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। बट अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हेल्प किया है जो कि ये लैंग्वेज बैरियर को तोड़ सके, और केस को दिल्ली चेंज कन्वर्ट किया। अब वहां पे उसे पुर्तगीज ट्रांसलेटर भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा राइट है, ये इंडिया में बसने वाले सभी लोगों का राइट है, राइट टू फेयर ट्रायल, यानी कि आपके साथ कभी बुरा व्यवहार ना होगा। चाहे आपके ऊपर ट्रायल भी हो रहा है तो आपको उपयुक्त स्थिति दी जाएगी कि आप अपना ट्रायल को अच्छी तरीके से लड़ सके, आप अपने सपोर्ट में वकील को बोल सकें, समझा सकें। तो ये बंदा जब तक लैंग्वेज समझेगा ही नहीं, कैसे अपना सपोर्ट, अपना पक्ष रख पाएगा। तो चलिए, ये तो हम लोग देश देख लिए, न्यूज देख लिए। चलिए अब आते हैं ब्राजील की सैर करके आते हैं। चलिए ब्राजील घुमा के लाता हूं आप लोगों को। ये हमारा प्यारा देश भारत। चलते चलिए इसके पैरेलल में देखिए, कहीं पे आपको ब्राजील तो मिलेगा ही मिलेगा। ये रहा आपका ब्राजील, ये रहा आपकी ब्राजील कंट्री, यही है। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है? बोलिविया, वेनेजुएला, पेरू और अर्जेंटीना को भी आप नहीं, अर्जेंटीना को आप नहीं बोल सकते। ये रहा हमारा ब्राजील। चलिए मैंने सुबह सुबह आपको ब्राजील घुमा दिया। इसको किसके कंपेरिजन में हमेशा देखना है आपको? इंडिया से। इंडिया से कंपेयर करके इसको देखना है कहां पे है ये देश। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये ब्राजील नाम की कंट्री है। चलिए फिर से वापस आ जाते हैं हम लोग अपने न्यूज की ओर, क्योंकि हमको अपना न्यूज से मतलब है ज्यादा। तो ये न्यूज क्लियर हो गया आपका। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो कि हमारा नॉर्दर्न आयरिश नोबेल विनर जॉन ह्यूम डेड, यानी कि नोबेल पीस प्राइज विजेता जॉन ह्यूम, जिनको 1998 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, वो 83 एज में मर गए, यानी कि स्वर्ग सिधार गए। और ये इंफॉर्मेशन किसने दिया? उनकी फैमिली ने दिया। ये मिस्टर ह्यूम जो थे फॉर्मर लीडर ऑफ मेनली कैथोलिक सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के भी ये फॉर्मर लीडर रह चुके हैं। यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंट न्यूज में कौन से ऐसे नोबेल लॉरेट थे जिनकी डेथ हो गई, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो वहां पे आपको ये नाम बताना होगा जॉन ह्यूम का। ऐसे तो ये काफी एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा तो ये क्वेश्चन एराइज हो जाएगा कि 1998 में जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, जो कि नॉर्दर्न आयरिश के निवासी थे, उनका डेथ हुआ है। उनका नाम क्या है? जॉन ह्यूम उनका नाम है। चलिए एक और देखते हैं। अब बला की न्यूज है। चाइना का न्यूज आते ही तो वो कभी अच्छा आजकल होता है नहीं। चाइना सस्पेंड्स ट्रीटी विथ न्यूजीलैंड, और ये कौन सी ट्रीटी है? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। चाइना ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को न्यूजीलैंड के साथ तोड़ दिया। ऐसे ही उन्होंने ऑलरेडी किसके इसके साथ तोड़ा हुआ है देख लीजिए, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन लोगों के साथ ऑलरेडी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को खत्म किया हुआ है। लेकिन और ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये चाइना जो ट्रीटी खत्म कर रहा है, ये हांगकांग के लिए कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा है, ये हांगकांग के लिए कर रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, चाइना सस्पेंडेड हांगकांग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विथ न्यूजीलैंड ऑन मंडे। यानी कि आपको पता है कि वहां क्या चलता है, चाइना और हांगकांग के बीच क्या है? 2 नेशन 1 सिस्टम, ऐसा से चलता है कि लोग देश अलग अलग हैं, बट देश अलग अलग नहीं है। मतलब ब्रिटेन के द्वारा हांगकांग को चाइना को सौंपा गया था, बोला गया था कि वहां का अपना अलग रूल रहेगा, बस देश एक रहेगा, सिस्टम अलग रहेगा। यानी हांगकांग जो है चाइना में रहेगा, बस वहां की अपनी अलग सिस्टम रहेगी। बट जब से चाइना ने ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का झंझट लाया, तब से हांगकांग में काफी विद्रोह देखा गया। अब न्यूज में देखिए कि ऑलरेडी चाइना ने कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को खत्म कर दिया है। अभी अब हाल फिलहाल में मंडे को न्यूजीलैंड के साथ भी उन्होंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को खत्म किया। चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता क्या है। इट इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ वन स्टेट सरेंडरिंग एन इंडिविजुअल टू अनदर स्टेट। यानी कि एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी एक दोषी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सरेंडर किया जाएगा।
इन द रिक्वेस्टिंग कंट्री जुरिस्डिक्शन, जो कि कंट्री रिक्वेस्ट कर रही है, अगर वो क्राइम उस कंट्री में किया गया है और वो बंदा दूसरे कंट्री का है, तो अगर जो रिक्वेस्टिंग कंट्री है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे मान लेते हैं ये एक इंडिया है, ये चाइना है। इसको समझने के लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। इंडिया और चाइना दो कंट्री है, एक बंदा है जो कि इंडियन है या चाइनीज है। चाइनीज मान लीजिए एक बंदा है जो कि इंडिया में आके कोई क्राइम करता है, वो वापस चाइना चला जाता है, ठीक है। उसके ऊपर क्राइम प्रूव होता है, तो इंडिया उसको बोलता है कि भाई उसको हमको दे दो, क्यों? क्योंकि उसने जो क्राइम किया था वो इंडिया में किया था, सो उसको जो सजा मिलना चाहिए वो इंडियन लॉ के हिसाब से करना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई होगी, तो क्या करेगा चाइना, उस व्यक्ति को इंडिया को सौंप देगा कि हाँ भाई तुम अपने हिसाब से सजा दे सकते हो। अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं की होगी तो ऐसा कोई बात नहीं कि चाइना को इंडिया को उसे सौंपना ही पड़ेगा। यही हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जब आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज का कॉन्सेप्ट। चलिए अब चल आते हैं हमारे पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज के ऊपर। डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट्स ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, यानी कि डीपीईपीपी 2020 को ड्राफ्ट कर दिया गया है। किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया? डिफेंस मिनिस्ट्री। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डीपीईपीपी 2020 किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया? डिफेंस मिनिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म भी हमेशा ध्यान में रखिएगा, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। इसका मेन काम क्या है? डिफेंस के सेक्टर में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, जैसे कि आपको पता है अभी राफेल लाया गया है इंडिया में, तो वो इंडिया डिफेंस के सेक्टर में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं इंपोर्ट पे निर्भर करती है, एक्सपोर्ट तो काफी कम करती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नहीं, तो इसलिए ये डीपीईपीपी 2020 लाया गया, जिसके तहत इंडिया खुद का डिफेंस जो अपना इक्विपमेंट है वो खुद इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। और ये किस स्कीम के तहत होगा? आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत होगा। इसमें बोला जा रहा है कि अराउंड टर्नओवर जो रहेगा 1,75,000 करोड़ का रहेगा, जिसमें कि हम लोग एक्सपोर्ट को भी ध्यान देंगे, जिसमें 35,000 करोड़ जो है हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे एरोस्पेस और डिफेंस गुड को बाय द ईयर 2025। यानी टोटल प्रॉफिट होने का अंदाजा है 1,75,000, जिसमें से 35,000 को हम लोग एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमाएंगे। और ये कब तक होगा? 2025 का। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डीपीईपीपी 2020 का मेन एम कब तक का है, किस ईयर तक का है, तो ये है आपका 2025 तक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि डीपीईपीपी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना। और ये किस स्कीम के तहत किया जा रहा है? आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत। तो चलिए, कल भी हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत स्कीम, आज फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम। ये कब दिया गया? 12 मई 2020 में, यानी 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अनाउंस किया गया, जिसके तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जैसा कि आपको पता है कि भारत ज्यादातर इंपोर्ट पर निर्भर करती है, एक्सपोर्ट काफी कम करती है, तो इसलिए सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन इसको बोला जाता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें कि इंडिया खुद पे डिपेंडेंट हो। और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने काफी क्लियर किया था कि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम बाकी सारे देश से आइसोलेट हो जाएं, अलग हो जाएं। एफडीआई को अभी भी वेलकम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा भारत में। चलिए, तो एफडीआई का बात आया तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज की एफडीआई से रिलेटेड। एफडीआई इन कमर्शियल कोल माइनिंग शुड कंप्लाई विद अमेंडमेंट्स मेड इन एप्लीकेबल लॉज, यानी कि एफडीआई को एक्सेप्ट तो किया जाएगा, बट वो सारा अब लॉ के अंदर आना चाहिए। और ये किस किस स्टेट के लिए किया जाएगा, किस किस देश के लिए किया जाएगा? जो वैसे देश जो कि इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, उन लोगों के साथ जो भी एफडीआई इंडिया में आएगा उस पे अप्लीकेबल लॉ लगाए जाएंगे, गवर्नमेंट लॉ को फॉलो करना होगा, उस सारे इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट रूट के थ्रू आना होगा, यानी कि डायरेक्ट अब आके वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट लॉ को उन्हें फॉलो करना ही होगा। जैसे कि, और ये एफडीआई किस किस क्षेत्र के लिए है? ये तो अभी न्यूज जो है खासकर कमर्शियल माइनिंग एक्टिविटीज के लिए है, इंक्लूडिंग एसोसिएटेड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेल ऑफ कोल, कोल के सेल के लिए, कोल माइनिंग एक्टिविटीज के लिए भी है। और ये पॉलिसी किसके लिए है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से रिलेटेड, या फिर ये ओरिजिनल जो लॉ बना था इसमें बोला गया था कि नेबरिंग कंट्री, वैसी कंट्री जो इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, ऐसा यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा। हाँ देखिए, वेयर द बेनिफिशियल ऑनर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया इज सिचुएटेड in or is a citizen of any such country could invest only under the government route।
विथ शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, जो कि अपना लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है, उस देश का कोई भी सिटीजन इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट वो सारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किसके थ्रू, गवर्नमेंट रूट के थ्रू होना चाहिए, वो किसी प्राइवेट एंटिटी के थ्रू नहीं आ सकता। ऐसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले चाइनीज लोग क्या कर रहे थे, इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और वो किसके थ्रू कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कर रहे थे, जिसपे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल लाया है। चलिए देख लेते हैं कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि एफडीआई क्या होता है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये है, व्हेन ए कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप इन बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंट्री। जब कोई एक कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल दूसरे कंट्री के कंपनी में अपना ओनरशिप लेती है या उसको अपने अंदर कंट्रोल करती है, तो वो क्या हो जाता है, उसी को हम लोग एफडीआई बोलते हैं। यानी कि वो फॉरेन कंपनी जो होता है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, वो उसके साथ पर डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पैसा लेकर ही हमारे देश आ रहा है, जैसे कि कोई चाइनीज कंपनी है वो इंडियन कंपनी के साथ इन्वॉल्व हुई, तो वो सिर्फ इंडियन कंपनी को फायदा ही नहीं देगी, यहाँ के लोगों को रोजगार ही नहीं देगी, साथ ही साथ वहां के अपने नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी को भी लेकर आएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं एफडीआई। सो एफडीआई से बोला जाता है कि भारत सरकार को काफी फायदा होता है, लेकिन चूंकि सारे बॉर्डरिंग कंट्री के साथ काफी इशू चल रहा है भारत सरकार का, इसलिए ये स्ट्रिक्ट रूल लाना पड़ गया। एफडीआई समझ में आ गया। कोई भी विदेशी बंदा या कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाह रहा है या इंडिया के कंपनी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट बनाना चाह रहा है या उसका ऑनरशिप ले रहा है, उसके शेयर को खरीद रहा है, उसी को हम लोग बोल देंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो कि गवर्नमेंट में टेक मेनी स्टेप फॉर एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन कंट्री। इस न्यूज में कुछ भी नहीं है, इस न्यूज में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ एक चीज का नाम दिया, कुछ एक स्कीम के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना, ई नेम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बस इसके लिए ही मैंने इस न्यूज को इसमें इंक्लूड किया है कि इसके बैकग्राउंड में जाके हम लोग देखते हैं कि ये सारे स्कीम क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था, 1 जुलाई 2015 को, और इसका मोटो क्या है, हर खेत को पानी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि एश्योर्ड इरिगेशन देगा, एश्योर्ड सिंचाई देगा कि आपके खेत में पानी पहुंचे ही पहुंचे, आपके कल्टीवेटेड एरिया में पानी पहुंचे ही पहुंचे, वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो, वाटर को आप यूज करो एफिशिएंसी के साथ। यही है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मेन एम, यानी कि जल संचय एंड जल सिंचन दोनों है इसका, एक मैक्रो लेवल पे बोल सकते हैं, एक एम है इसका ये। दूसरा हमारा क्या था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि अगर आपका कोई फसल खराब हो जाता है, क्रॉप लॉस हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है कोई भी अनफोर्सीन इवेंट्स के कारण, तो वो सबका क्या किया जाएगा, बीमा किया जाएगा, इंश्योरेंस किया जाएगा और आपको उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। ये सिर्फ किसानों के लिए ही है, किसानों को ऐसा पैसा दिया जाएगा। बाकी अगर डिटेल्स जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको रीडिंग मार सकते हैं। मैंने एक जिस्ट बता दिया कि ऐसा होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में और ऐसा होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। कोई भी देखिए यहाँ पे दो तीन कंडीशन भी दिया गया है, टू प्रोवाइड कंपेंसेशन, यहाँ पे फसल बीमा योजना के अंदर देखिए, टू प्रोवाइड कंपेंसेशन टू फार्मर्स सफरिंग क्रॉप लॉस डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स, ये है फर्स्ट है। दूसरा है टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग, यानी कि उनके इनकम को स्टेबलाइज करना, क्रॉप डैमेज हो गया, लॉस हो गया, उसके कारण भी उनको कोई लॉस नहीं होना चाहिए। टू एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी कि वो कृषि में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करें, उसके लिए फार्मर को मोटिवेट करना। टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को पर्याप्त रूप से पैसा मिलते रहे, क्रेडिट का फ्लो होते रहे, ये भी इसका एक एम है। चलते हैं दो और वहां पे स्कीम दिया गया था, पीएम किसान स्कीम, ये है जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग किसके द्वारा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। ये ऑपरेशनल हुआ था आपका 2018 में। इसका मतलब क्या है, पीएम किसान स्कीम का क्या मतलब मेन उद्देश्य है, ये क्या करता है, आपको इनकम सपोर्ट दिया जाता है 6000 पर ईयर, जो कि 3 इक्वल इन्वेस्टमेंट में होगा, यानी कि आपका 2000 का 3 इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा साल भर में। किसको दिया जाएगा,
to small and marginal farmer families having combined land holding ownership of 2 हेक्टेयर, यानी कि 2 हेक्टेयर तक आपके पास लैंड होना चाहिए, तो फिर आपको 2000 साल भर में 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, 2000 2000 2000, यानी टोटल 6000 दिए जाएंगे। ये हमारा पीएम किसान स्कीम। उसके बाद एक और वहां पे नाम था ई नेम, यानी कि ई नेम का मतलब होता है ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, नेम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि आप अपने प्रोड्यूस को ऑनलाइन शो कर सकते हो नियरेस्ट मार्केट में और ट्रेडर्स वहीं से आपको पैसा लगा सकते हैं, यानी कि आपको सारे सामान को लेकर जाने का जरूरत नहीं। अगर आपको मोल भाव पसंद नहीं आया तो आपको फिर से सामान लेके वापस आना पड़ेगा, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन ई नेम के थ्रू आप क्या ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो, आपको ऊपर ट्रेडर कहीं से भी प्राइस लगा सकते हैं, आपको पसंद आया तो फिर आप उसे भिजवा सकते हैं। इससे क्या होगा, कंपटीशन में वृद्धि होगी, ट्रेडर्स काफी लोग इंक्रीज होंगे, ओपन प्राइस डिस्कवरी होगी, बेटर रिटर्न्स टू फार्मर को ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, बिचौलियों का जो काम होगा खत्म होगा, दलाल लोग जो पैसे लेते हैं वो खत्म होगा, डायरेक्ट जो इनकम होगा वो किसानों के ही हाथ में होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। एनआईटी ट्रिची टू ऑफर एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए एनआईटी ट्रिची ऐसा पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन गया जिसने कि एमए प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, किसके लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ये न्यूज याद रख सकते हैं कि कौन सा ऐसा एनआईटी है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए एमए ऑफर करना स्टार्ट किया, बट वो किस लैंग्वेज में था, ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो वो था आपका इंग्लिश लिटरेचर में एमए स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसका एम है कि बाकी सारे सब्जेक्ट को भी लाया जाए, बाकी सारे पॉलिसी को भी अपनाया जाए, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने सिर्फ एमए ऑफर किया है इंग्लिश लिटरेचर में। जयदीप भटनागर टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एआईआर न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, जिसका न्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है, जयदीप भटनागर। पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में ये न्यूज पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में कि अभी किसने डायरेक्टर जनरल ऑफ एआईआर न्यूज का पद संभाला, ओथ लिया, तो ये है हमारे जयदीप भटनागर जो कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं 1986 बैच के। ये ऑलरेडी पहले भी सर्व कर चुके हैं प्रसार भारती में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। इंडिया होल्ड्स गुड चांस ऑफ रीचिंग क्वार्टर फाइनल्स ऑफ थॉमस कप एंड उबर कप, ये जब रिजल्ट आएगा तो इसके बारे में अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे। अभी बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये थॉमस कप एंड उबर कप, ये दो कप किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। ये आपका एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि थॉमस कप एंड उबर कप किस कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका बैडमिंटन से। बिहार रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन फुल स्विंग इन फ्लड हिट 14 डिस्ट्रिक्ट, यानी 14 डिस्ट्रिक्ट को बाढ़ पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये एक बार का बात नहीं है, ये हर साल यही होता है बिहार में। बिहार की सरकार हमेशा की तरह सोई हुई ही रहती है। तो ये न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा ग्रुप ऑफ रिवर्स के द्वारा बोला गया था कि फ्लड वाटर को स्प्रेड किया जा रहा है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है डिस्कशन, क्योंकि इसमें मैं नदी के बारे में पूरा बताऊंगा। ये हमारा बिहार का मैप, चूंकि वहां पे नदी किसका इसका जिक्र किया जा रहा था, गंडक, बूढ़ी गंडक। ये जो आपका लेवल है ये आप देख सकते हैं, ये गंगा नदी है, इसके ऊपर को आप नॉर्थ बिहार बोल सकते हैं, इसके नीचे को साउथ बिहार बोल सकते हैं। और बाढ़ जहां मैक्सिमम आता है नॉर्थ बिहार में ही आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं नदी, यहाँ की सारी नदी जो है हिमालयन नदी है, मैक्सिमम नदी, चाहे गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती, ये 3 नदी का यहाँ जिक्र किया जा रहा था। ये तीनों नदी देखिए कहां से आती है, नॉर्थ बिहार से आती है। ये आपको कभी कभी मैप में पूछ सकती है कि ये कहाँ पे आके गंगा नदी से मिलती है, तो गंडक मिल रही है देखिए यहाँ पे हाजीपुर के पास आके। उसके बाद आपकी बूढ़ी गंडक कहाँ पे मिल रही है, देखिए यहाँ पे मुंगेर के आसपास आके बूढ़ी गंडक मिल रही है। बागमती किससे मिल रही है, बागमती जाके बूढ़ी गंडक से मिल जा रही है। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी वालों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक पूरा कवर कर दूं बिहार के सारे नदियों के बारे में, जो कि बीपीएससी एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। चलिए जब बिहार का बात हो गया था, मैप में भी बिहार को क्यों ना देख लें, बिहार की भी सैर कर ही लेते हैं। ये हमारा प्यारा बिहार, इसका नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा है, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इंटरनेशनल बाउंड्री ये किसके साथ शेयर करती है, नेपाल के साथ। और यहाँ का एक मैन फॉक डांस है, ये सब जगह गलती हो गया है, इसको आप बिहार कर लीजिए।
झिझियान, जटजटिन, कजारी, सोहार खिलौना, झुमेरी, ये सब यहाँ के फोक डांसेस हैं। गवर्नर है फागू चौहान, सीएम है नीतीश कुमार, स्टेट एनिमल है गौर और स्टेट बर्ड है हाउस स्पैरो, गौरैया, छोटी सी जो पंछी होती है वही है यहाँ के स्टेट बर्ड। NIS पटियाला और CSS SRIHER लॉन्च कोर्स इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ये सारी न्यूज PIB के हैं। इनका एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि पटियाला में है, वो सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि चेन्नई में है। इन दोनों ने एक MOU साइन किया है, किसको लेके, ये लोग स्पोर्ट्स का कोर्स कराएंगे, ये लोग स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स कराएंगे जो कि ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे। और ये कितने मंथ का होगा, 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स होगा स्पोर्ट्स साइंस सब्जेक्ट के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, 3 अगस्त 2020 से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। किसने किसके साथ MOU साइन किया, NSNIS ने, पटियाला ने, CSS श्रीहर के साथ MOU साइन किया है। चलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होल्ड्स इट्स 44th वेबिनार ऑन हेरिटेज टूरिज्म इन गुजरात अंदर देखो अपना देश सीरीज, यानी देखो अपना देश सीरीज के अंदर 44th जो वेबिनार हुआ वो किस पे बेस्ड हुआ, हेरिटेज टूरिज्म इन गुजरात पे बेस्ड हुआ। ये न्यूज किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखो अपना देश सीरीज के लिए। ये देखो अपना देश सीरीज स्कीम क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं, क्योंकि बाकी इस न्यूज में कुछ है नहीं। ये जो गुजरात की तैयारी कर रहे हैं, गुजरात में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग को थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि गुजरात में कौन कौन सा हेरिटेज टूरिज्म साइट है। तो पहले देख लेते हैं गुजरात को मैप में, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कौन से स्कीम को, देखो अपना देश स्कीम को। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। इसकी नेबरिंग स्टेट कौन कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सॉरी यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, इसकी कोस्टल बाउंड्री भी है, और ये दमन एंड दीव के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। यहाँ के मेन फोक डांसेस कौन कौन से हैं, भवई, डांडिया, गरबा, पधार, टिप्पणी, ये सब तो काफी मूवी में आप लोग देखते होंगे, डांडिया और गरबा। गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत, सीएम है विजय रूपानी, बीजेपी के ही हैं। स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन, और स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। ये सब स्टैटिक है, जीके स्टैटिक, जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो कि काफी एग्जाम में, चाहे SSC हो, CHSL हो, ये सब एग्जाम में आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, देखो अपना देश स्कीम की तहत ये क्या स्कीम है। ये दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इसके ये एक कैंपेन है, इस कैंपेन में क्या बोला जाता है ना कि 2022 तक आप एक साल में 15 टूरिस्ट प्लेस को घूमिए, जिसका लिस्ट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। उस 15 टूरिस्ट प्लेस को आप एक साल में घूमिए, प्लेस लीजिए, और जितने जगहों को आप गए हैं घूमने के लिए, सब जगह की एक फोटो लीजिए और उसके ऑफिशियल साइट पे पेस्ट कीजिए। गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज भी करेगी, साथ ही साथ आपको ट्रिप के खर्चे भी देंगे, यानी कि गवर्नमेंट के पैसे से आप ऐस। बट इसका एक लिमिटेशन क्या है कि आप अपने होम स्टेट में नहीं घूम सकते। अगर आपके होम स्टेट का कोई साइट मेंशन किया गया है तो आप उस होम स्टेट में नहीं घूम सकते, और आपको ये 15 साइट कंप्लीट करने होंगे एक साल के अंदर। यानी कि 2022 तक आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर 4 अगस्त तक आपको ये 15 साइट कंप्लीट करने होंगे, और उसमें से एक भी आपके होम स्टेट में नहीं रहना चाहिए। यही हमारा देखो अपना देश कैंपेन। आप फोटो पेस्ट करो, आपके नाम को रिकॉग्नाइज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, साथ ही साथ आपको कॉस्ट भी दी जाएगी, फुल कॉस्ट ऑफ योर विजिट को भी आपको दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको जानकारी रखना चाहिए। सो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। सो आप लोग सजेशन दें, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, जो कि मेरा भी थोड़ा सा मन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा कि हाँ मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ आपके लिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में काफी वेलकम है आपका। और हाँ, हमारे वोकैब वाले लेक्चर को भी जरूर देखें, क्योंकि वो काफी सारे क्या लगभग सारे भी एग्जाम है जिसमें एंटो सैनो वर्ड के लिए वोकैब रहता है, कॉम्प्रिहेंशन रहता है, इंग्लिश जिसमें रहता है, सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, और लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस कंटेंट को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन। कल फिर से हम लोग मिलते हैं इसी टाइम पर। इसके बाद हमारा वोकैब का लेक्चर आएगा, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।